तो हेलो मेरे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हिंदी। हिंदी सेट हमारा जो है ये 3 है। सेट 3 हमारा है ये हिंदी, जिसका कोड है 302 DJ। तो जैसा कि मैंने 2 सेट पहले बता चुका हूं, ये मेरा तीसरा सेट है। मैं आपको 5 सेट बताऊंगा और आप 5 सेट यही देख लीजिएगा। इसी में से एक पेपर फंस जाएगा पूरी गारंटी के साथ। चलिए देखते हैं सेट 3 जो हमारा है हिंदी, जिसका कोड मैंने बता दिया 302 DJ। आइए देखते हैं हिंदी को और इसका सारा का सारा सॉल्यूशन भी देखते हैं आज की इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। देखिए खंड का है, इसमें खंड का है। खंड का में देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला का है हरिओद की ठेठ है। हरिओद की ठेठ है, हिंदी का ठाठ है, कृत की विधा है। हरिओद की ठेठ, हिंदी का ठाठ, कृत की विधा है। ऑप्शन फर्स्ट है कहानी, ऑप्शन सेकंड है उपन्यास, ऑप्शन थर्ड है जीवनी, ऑप्शन फोर्थ है नाटक। जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन, उपन्यास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भूले बिसरे चेहरे कृत के लेखक हैं। भूले बिसरे चेहरे कृत के लेखक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, सेकंड है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, थर्ड है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और फोर्थ है फणीश्वरनाथ रेणु। जिसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अकाल पुरुष गांधी के, सेकंड ऑप्शन है विवर्त के, थर्ड ऑप्शन है भारत की एकता के और फोर्थ ऑप्शन है धरती के फूल के। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन जो है भारत की एकता के, यानी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारत की एकता के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आलोचना साहित्य कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं। आलोचना साहित्य कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं। जिसका फर्स्ट ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकंड है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और थर्ड है हरिशंकर परसाई और फोर्थ है जयशंकर प्रसाद। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंद्रजाल कहानी। इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक हैं। इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें जयशंकर प्रसाद, सेकंड है विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक और थर्ड है सुदर्शन और फोर्थ है प्रेमचंद। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी प्रश्नोत्तर संख्या जो हमारा है 2 है और 2 का देखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संकलन है। सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संकलन है। फर्स्ट ऑप्शन है पांचजन्य, सेकंड है हिम किरीटनी और थर्ड है रेसिम और फोर्थ है बीड़ा। जिसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन, बीड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रगतिवाद युग के कवि हैं। प्रगतिवाद युग के कवि हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सेकंड है नागार्जुन और थर्ड है मैथिली शरण गुप्त और फोर्थ है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन, नागा अर्जुन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रयोगवादी कवि नहीं है। प्रयोगवादी कवि नहीं है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है प्रभाकर माचुए, सेकंड है मुक्तिबोध और थर्ड है शिवमंगल सिंह सुमन और फोर्थ है अज्ञे। जिसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन शिवमंगल सिंह सुमन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन फर्स्ट है भारत भारती, ऑप्शन सेकंड है चित्राधार, ऑप्शन थर्ड है अनामिका, ऑप्शन फोर्थ है स्वर्णधूलि। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन भारत भारती इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें महावृक्ष के नीचे काव्यकृत है। महावृक्ष के नीचे काव्यकृत है। फर्स्ट ऑप्शन है धर्मवीर भारती, सेकंड है गिरिजा कुमार माथुर की, और थर्ड है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की, और फोर्थ ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा की। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें देखिए एक गद्यांश लिखा है, यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवा निरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन कर रहा है, इसमें जो पहला क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका जो संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश रॉबर्ट नर्सिंग होम में नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। ये इसका हो गया संदर्भ। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। तो लेखक के अनुसार सबके हृदय में सेवा भावना और प्यार की ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश में, चलिए अगला हेडिंग क्या कह रहा है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस प्रसंग का वर्णन किया है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मदर टेरेसा की सेवा भावना एवं उनके व्यक्तित्व की महिमा का वर्णन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। लेखक ने नर्सों के जीवन को अलौकिक और सर्वोत्तम ज्योति बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ऊपर जो गद्यांश दिए गए थे ये देखिए जो जिसके नीचे रेखांकित अंश है उसी की व्याख्या करना है। तो भाई इसकी व्याख्या को हम देखते हैं। ये लेखक कहता है कि वृद्ध नर्सों के अंदर कोई अलौकिक तेज है जिससे इनका जीवन सजग बन गया है। ये सब किसी लक्ष्य केंद्रित सेवा प्रायण जीवन के प्रकाश को विकीर्ण करने वाले प्राणियों का समूह है। इनमें अद्भुत विश्वास भरा हुआ है। इनका जीवन एकाग्र साधना का जीवन है। आज भी ये भयंकर रोग से पीड़ित रोगियों को अपनी मुस्कान भरी सेवा से जीवित रहने का अमर संकल्प देती हैं। यद्यपि यहाँ पर रहने वाली नर्सों के देश अलग अलग हैं, भाषाएं भिन्न भिन्न हैं, किंतु इनके मन में जलने वाली प्यार और सेवा की ज्योति अद्भुत एवं सर्वोत्तम है। ये हो गया इस प्रकार से। आगे देखिए इसी में अथवा करके एक और पंक्ति दिया है भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है।
आइए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन करता है और क्वेश्चनों का उत्तर भी देखते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम अर्थात पूछ रहा संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से उद्धृत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करना है। अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही संस्कृति की आलोचना और विकास परंपराओं द्वारा होता है। विकास परंपराओं द्वारा होता है। परंपराओं क्योंकि परिवर्तनशील होती है इसलिए संस्कृति भी एक जैसी नहीं रहती, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस रूप में वह कह सकते हैं कि संस्कृति गतिशील होती है। अगला क्वेश्चन है नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है। उत्तर में है भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है। तो भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसे ऊपर गद्यांश था वैसे अब ये आपका पद्यांश। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ लिखा है। कुछ गद्यांश लिखे गए हैं, पद्यांश लिखे गए हैं, इसको देखते हैं। नीरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन धर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन में सरसराए, घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उछाए, करके ध्यान आज सजन का, निश्चय ये मुस्काए, फूल उठे हैं कमल उधर अधर से, यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग से, मैंने दर्शन पाए। ये हो गया आपका। और इसमें क्या आ रहा नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। अब आपको इसमें देखिए ये आपका जो पंक्ति दिया गया था, जो पद्यांश दिया गया था, इसमें क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित गीत नामक पाठ यानी गीत नामक शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सखी को खंजन पक्षी दिलाने से क्या तात्पर्य है। सखी को खंजन पक्षी दिखाने से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है सखी को खंजन पक्षी दिखाने से तात्पर्य यह है कि उर्मिला कहती है, हे सखी ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे मन को आनंदित करने वाले मेरे प्रियतम ने मेरे ओर देखा है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें देखिए क्या है। क्योंकि तुम्हारे आंगन पर मैंने खंजर पक्षियों में प्रिय के नेत्रों का, धूप में प्रिय के तप का, हंसों में उनकी गति और हास्य का तथा बंदूक पुष्पों में उनके अधरों का आभास पाया है। आकाश ने उसकी बूंदों के रूप में मोती ने उछावर कर तुम्हारा स्वागत किया है और मैं अपने आंसुओं का अर्घ देकर तुम्हारी अभ्यर्थना करती हूँ। ये हो गया इस रेखांकित अंश की व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कवि ने पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया। कवि ने पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया। इसका उत्तर हो जाएगा कवि ने पद्यांश में शरद ऋतु का वर्णन किया। किसका वर्णन किया। शरद ऋतु का वर्णन किया। अगला जो क्वेश्चन है नयन और कमल शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो नयन का पर्यायवाची नेत्र लोचन है तथा कमल का पर्यायवाची राजीव पंकज है। चलिए ये हो गया। अब अथवा करके इसी में से एक पद्यांश छोड़ दिया गया, उसको भी देख लेते हैं। कारा थी संस्कृति विगत भित्त, बहुधर्म जातिगत रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहते मिथ्या जड़ वंदन सत्याराम,
जनितम जयत सत्यम माँ भया, जय ज्ञान न ज्योति तुमको प्रणाम। ये हो गया आपका, पंक्ति दिया गया है। अब इसका देखिए क्या क्वेश्चन पूछता है, उस क्वेश्चन को जानेंगे। पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, विगत संस्कृति में कौन कौन सी दीवारें थीं। तो विगत संस्कृति में धर्म, जात, ऊंच नीच, गोरे काले आदि भेदभाव की अनेक दीवारें थी, अनेक दीवारें थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जड़ बंधन मिथ्या और राम सत्य है, या उद्घोष करने कौन आया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जड़ बंधन मिथ्या और राम सत्य हैं, या उद्घोष करने महात्मा गांधी आए थे। अगला जो है, ना निरतम जयतम सत्यम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ना निरतम जयत सत्यम का अर्थ है झूठ की नहीं बल्कि सत्य की विजय होती है। अगला है, रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। तो हमारी संस्कृति पिछले लंबे समय से बंदी थी, अर्थात यहाँ सब कुछ विदेशियों के इच्छा अनुसार संचालित था। हमें अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के अनुरूप कुछ भी करने की स्वतंत्रता न थी। ये हो गया इस रेखांकित अंश का भावार्थ अर्थात व्याख्या हो गया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो कविता का शीर्षक बापू के परित तथा इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का कहा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए जिसकी अधिकतम सीमा 80 शब्द है। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है मैंने लिया है। देखिए पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और तीसरा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। चलिए देखते हैं उत्तर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का हम जीवन परिचय साहित्य परिचय देखते हैं, इसका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय देखते हैं। तो प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रामदत्त मिश्र पंडिताई और प्रोताही का काम करते थे, परंतु उनके विचारों में महानता और व्यक्तित्व में दृढ़ता थी। उनका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था। प्रभाकर जी की माता जी का स्वभाव बड़ा कर्कश और उग्र था। जब वे खुर्जा में एक संस्कृत विद्यालय में पढ़ते थे, तब प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता मौलाना आसिफ अली के ओजस्वी भाषण को सुनकर परीक्षा को छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने लगे। इसके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। ये सन 1930 से 1932 ईस्वी तक और सन 1942 ईस्वी में जेल में रहे और राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में आते रहे। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इन्होंने अपना जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। आप एक सजग पत्रकार थे और वो क्या थे, एक सजग पत्रकार भी थे और सहारनपुर में नया जीवन और विकास नामक मासिक पत्र निकाल रहे थे। और ये पत्रकारिता के साथ साथ साहित्य सृजन में भी संलग्न रहे। इनके लेख राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों के सजीव झांकियां हैं, जिसमें भारतीय स्वाधीनता के इतिहास के महत्वपूर्ण पृष्ठ भी हैं। हिंदी जगत का यह सेवक सन 1945 ईस्वी में इस दुनिया से विदा हो गया। अब इनकी कृतियों को देखेंगे। तो इनका कृतियाँ है, रेखा चित्र में नई पीढ़ी के विचार, दूसरा जिंदगी मुस्कुराई, तीसरा माटी हो गई सोना, चौथा भूले बिसरे चेहरे, लघु कथा है आकाश के तारे धरती के फूल, संस्मरण है दीप जले शंख बजे, ललित निबंध में क्षण बोले कण मुस्काए और बाजे पायरियों के घुंघरू, संपादन में नया जीवन विकास। अगला जो है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, ये सबको तैयार रखिए, जरूर रखिएगा। बाकी मैं इनको बता देता हूँ। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध का जीवन परिचय।
अयोध्या से उपाध्याय हरिओध का जन्म 15 अप्रैल 1865 को आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अस्वस्थता के कारण उन्हें बीच में ही अपना विद्यालय छोड़ना पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने घर पर ही फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। इनका विवाह आनंद कुमारी के साथ संपन्न हुआ। हरिओध जी को सरकारी नौकरी मिल गई, वह कानूनगो हो गए। कानूनगो पद से अवकाश प्राप्त करके हरिओध जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें एक बार सम्मेलन का सभापति बनाया और विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1947 ईस्वी में निजामाबाद में इनका देहावसान हो गया। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं, तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो है निम्न है। नाटक में है पद्म विजय तथा रुक्मणी प्रणय, उपन्यास है प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, आदि खिला फूल, काव्य ग्रंथ में प्रिय प्रवास, रस कलश चुभते, चौपदे, वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास हरिओध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा जो 80 शब्द है, अथवा लाठी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा जो इसका 80 शब्द है। अब देखिए इसमें ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य। ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार कृत मनोवैज्ञानिक कथा है, जिसमें वैज्ञानिक रिपुदमन, उनकी प्रेयसी उर्मिला तथा चिकित्सक मारुति मुख्य भूमिका में है। कहानी का आरंभ भी नायक की ध्रुव यात्रा से लौटने तथा कहानी का अंत ध्रुव यात्रा पर गए नायक की आत्महत्या के साथ होता है। अतः कथा का शीर्षक सार्थक है। कहानी का कथानक प्रेम के नए आयामों को प्रकाशित करता रिपुदमन उर्मिला तथा मारुति के मध्य घूमता रहता है। उर्मिला रिपुदमन का विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर देती है, क्योंकि वह अपने प्रेम को राजा रिपुदमन की महत्वाकांक्षाओं के पथ में बाधक नहीं बनाना नहीं चाहती। राजा आज असमंजस में है कि प्रेम को अपनाए या लक्ष्य प्राप्ति पर ध्यान दे। इसी उहापोह में वह मारुति से मिलता है, जो उर्मिला के जैविक पिता हैं। स्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि रिपुदमन ध्रुव यात्रा पर वापस जाने का निश्चय कर लेते हैं और प्रस्थान के तीसरे दिन अपनी प्रेमिका के नाम पत्र लिखकर आत्मघात कर लेते हैं। कथा के चरित्र कथा को प्रभावपूर्ण बनाने में सफल है। प्रेम के नए आदर्शों को प्रतिबिंबित करती यह कथा उर्मिला के निस्वार्थ प्रेम को प्रमुखता से प्रकट करती है और उसके चरित्र के माध्यम से अपना उद्देश्य प्रकट करती है कि प्रेम का वास्तविक अर्थ ही स्वार्थ से मुक्ति होना है। कथोपकथन व संवाद कथा रूप सार्ग गर्भित तथा संक्षिप्त होने के बावजूद प्रभावशाली देश काल और वातावरण स्वतंत्रोत्तर भारत में विकसित आधुनिक शहरी वातावरण का चित्रण कहानी में प्रस्तुत करते हैं। ये हो गया। अब चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें कई सारे जो खंडकाव्य दिए गए हैं, तो इनमें से किसी एक का लिखना है। चलिए देखते हैं। तो जो खंडकाव्य आपके जिले में लगता है उसी को लिखना, अपने विषयाचार से इसको पूछ लेना। बाकी आप लोग जानते होंगे कि कौन सा खंडकाव्य आपके जिले में पूछता है। तो चलिए देखते हैं इसमें। रसमृति खंडकाव्य के आधार पर कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा रसमृति खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग का कथानक लिखिए। काव्य मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। अगला है श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दशरथ का चरित्रण कीजिए, अथवा श्रवण कुमार खंडकाव्य के अयोध्या सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। अगला है सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर द्रौपदी का चित्रांकन कीजिए, अथवा सत्य की जीत खंडकाव्य की कथा वस्तु लिखिए।
त्यागपति खंडकाव्य के नायक का चित्रण कीजिए। त्यागपति खंडकाव्य का कथा सार लिखिए। चाहे आलोक विरित खंडकाव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा आलोक विरित खंडकाव्य की कथा वस्तु लिखिए। यह हो गया आपका। तो जो आपके एग्जाम में, जो आपके जिले में पूछता है उसी को लिख लेना विद्या से देख करके। मैंने पहले वाले सेट में भी बता दिया है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। अगला जो आपका हमारा खंड आ गया, खंड का है। खंड का मैंने देख लिया, अब खंड खा देखेंगे। खंड खा का पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति दिया गया है, यथोपकरणावताम जीवनम तथैवोतय जीवनम स्यात् अमृतत्वस्य तु न शास्ते वित्तेन इत सा मैत्रेयी उवाच एनाहं नामृता स्याम किमाम तेन कुर्याम यदेव भगवान केवल अमृत तत्व साधनम जनात तदेव मे ब्रूहि यज्ञवल्क्य उवाच प्रिया न सती त्वाम प्रियं भाषेश। ये हो गया। इसमें जो गद्यांश दिया गया संस्कृत था। अब इसका संदर्भ देखते हैं पहले। इसका संदर्भ क्या कह रहा है। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। अब इसका अनुवाद देखेंगे। कह रहा यथैवापकरणावतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात् अमृतत्वस्य तु न शस्त्रवित्तेन इत। जैसे उपकरणों भौतिक साधनों का उपयोग करने वालों का जीवन होता, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी होगा, परंतु धन से अमृत की कोई आशा नहीं है। फिर कह रहा सा मैत्री वाच अमृत्यास्याम किमाम तेन कुर्याम। तब मैत्री ने कहा, जिससे मैं अमर ना हो सकूं उस धन का मैं क्या करूंगी। फिर कह रहा यदेव भगवान केवल अमृत तत्व साधनम जनात तदेव में ब्रूहि। हे भगवान, जो अमृत का एकमात्र साधन है वही मुझे बताइए। फिर कह रहा याज्ञवल्क्य वाच प्रिय न सती त्वाम प्रियम भाषेस। याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिय मैत्री, तुम हमारी अत्यंत प्रिय हो और तुमने बहुत ही प्रिय बात कही है। तो ये हो गया। अगला जिसमें अथवा करके दिया है जो गद्यांश, उसको देखते हैं। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंह राजा नम कुर्वन् मत्स्य आनन्दमत्स्यं शकुन्याः सवर्णमहसं तस्य पुनः सवर्णराज्यहंस्य दुहिता हंस्य पौतिका अतीवरूपवती आसीत्। सा तस्य वरं ददाति यत् सा आत्मनिश्चित रोचतं स्वाभिनामं प्रीणातीति। हंसराजः तस्य वरं दत्त्वा हिमवत् संघन्ने सन्नपतत्। अब इसका संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उल्लेख जातकम से उद्धृत है। अब इसका जो अनुवाद देखेंगे। इसका अनुवाद क्या कह रहा है। अतीत प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानम कुर्वन्। प्राचीन समय में प्रथम कल्प सृष्टि में 4 पैरों वाले प्राणियों ने सिंह को अपना राजा बनाया। मत्स्या अर्थात मछली, आनंद मत्स्य, शकुना स्वर्ण हंस, मछलियों ने आनंद मत्स्य को और पक्षियों ने स्वर्ण हंस को अपना राजा चुना। तस्य पुनः स्वर्ण राजहंस दुहिता हंसो पौतिका अत्यु रूपवती आसीत। उस स्वर्ण राजहंस की एक पुत्री थी जिसे हंस पौतिका कहा जाता था। वह अत्यंत रूपवती थी। आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है। सा तस्य वारम दात यत सा आत्मनिश्चित रोचतम स्वाभिनाम यते। उसने स्वर्ण राज हंस ने अपनी पुत्री को यह वर दिया कि वह अपने मन की इच्छा के अनुसार अपने लिए स्वामी पति का चयन करे। हंस राजा तस्य वरम दत्त्वा हिमवत शकुन संगे सन्नपतते। हंसराज ने उसे यह वरदान देकर हिमालय पर्वत पर पक्षियों के समूह में निवास किया। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए
निंदन्तु नित्यनूपड़ा यद वा सुतवन्तु लक्ष्मा समः विस्तु गच्छता वा स्थेष्ठम अधयो वा मरणमस्तु यगुंतरे वा न्यायात पथा पर विचलन्ति पदम नाधीरा। ये हो गया आपका जो इसमें श्लोक दिया है, इसका संदर्भ देखेंगे। यह श्लोक संस्कृति दिग्दर्शिका के सुभाषी तररत्नान शीर्षक पाठ से अवतरित है। अब इसका अनुवाद देखेंगे। नीति में निपुण लोग निंदा करें या स्तुति प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, चाहे आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के बाद हो, धैर्यशाली पुरुष नियोचित मार्ग से पग भर में नहीं डोलते अर्थात विचलित नहीं होते। ये हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए अपनी शब्दों में वाक्य प्रयोग कीजिए। कह रहा अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, खा है समर्थ को नहीं दोष गोसाई, गा है लकीर का फकीर होना, घा है लोहे के चने दबाना, लोहे के चने चबाना। अब इसका उत्तर देखते हैं। अपनी अपनी डफली अपना अपना राय, अर्थ इसका हर व्यक्ति अपनी ही राय रखता है, यानी हर कोई अपनी बात पर अड़ा रहता है। इसका वाक्य प्रयोग है। बैठक में सभी ने अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अलापना शुरू कर दिया, जिससे कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। अगला इसमें खा जो था, समरथ को नहीं दोष गोसाई, अर्थ इसका जो है जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है उसे कोई दोष नहीं दे सकता, यानी ताकतवर व्यक्ति जो चाहे कर सकता है। अगला है वाक्य प्रयोग। मंत्री जी ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया, लेकिन समर्थ को नहीं दोष गोसाई के सिद्धांत के अनुसार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। लकीर का फकीर होना, अर्थात किसी एक ही काम या तरीके से बंधा हुआ होना, यानी अपने नियमों से हटने में असमर्थ होना। इसका जो वाक्य प्रयोग होगा, वह लकीर का फकीर, वह हमेशा एक ही रास्ते से जाता है। अगला है लोहे के चने चबाना, इसका अर्थ होगा बहुत कठिन परिश्रम करना, यानी बहुत मेहनत करना। इस परीक्षा में पास होने के लिए हमें लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। आप पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आजाद भारत में दुर्गा भाभी को उपेक्षा और सम्मान दोनों प्राप्त हुए। सरकारों ने उन्हें पैसों से नोलना चाहा। कतिपय वर्ष पूर्व उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000 रुपये भेंट किए। भाभी ने वह रुपये वहीं वापस कर दिए। उन्होंने कहा, जब हम स्वाधीनता के लिए संग्राम कर रहे थे उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं थी, केवल स्वाधीनता प्राप्त लक्ष्य था। इस धन से यहाँ शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाया जाए। देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया। अगला स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य क्या था। और तीसरा है दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे किस हेतु प्रयोग करने के लिए लौटा दिया गया। इसका जो उत्तर है आप जो है उस जो दिया गया था आपको पंक्ति उसी में से देख करके उसका उत्तर लिख देना, वो बहुत ही स्पष्ट वहाँ पे आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। देखिए इसमें है सूर्य, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है कायर और योद्धा, सेकंड है वीर और देवता, और थर्ड है बहादुर और निश्चर, और फोर्थ है योद्धा और दुर्बल। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन है वीर और देवता। अगला है भवन भुवन, इसमें पहला संसार और घर, दूसरा है घर और नागर, और तीसरा घर और संस्कार, और चौथा है ग्राम और जागत। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, घर और संसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का शब्द के दो अर्थ लिखिए। जैसे पहला विधि, वारिध, द्विज, सुरभि। तो इसमें विधि का क्या है, देखिए विधि का अर्थ नियम, कानून, तरीका। जैसे विधि का शासन, विधि अनुसार काम करना, ये हो गया इसका अर्थ है। फिर इसका दूसरा अर्थ क्या, भाग्य, नियत, जैसे विधि का खेल, विधि ही सब कुछ है। अगला है वारिध, अर्थ इसका बादल को वर्षा करने वाला माना जाता है। इसका दूसरा अर्थ है वर्षा, बादल से गिरने वाला पानी। फिर तीसरा है
द्विज। द्विज इसका अर्थ है ब्राह्मण। ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है क्योंकि वे दो बार जन्म लेते हैं, एक बार माँ के गर्भ से और दूसरी बार वेदों का अध्ययन करके। इसका अर्थ दूसरा है। अच्छा, पक्षी। कुछ ग्रंथों में पक्षियों को भी द्विज कहा गया है। अगला सुरभि, अर्थ इसका गाय। गाय को धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है और इसे सुरभि कहा जाता है। अगला है सुगंध। सुरभि का अर्थ सुगंध भी होता है, जैसे फूलों की सुरभि। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर का निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। इसमें पहला, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अर्थात पहला ऑप्शन है अद्वितीय, सेकंड है ऑप्शन बा है अनुकरणीय, ऑप्शन सा है अकिंचन, ऑप्शन दा है अगड़े। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आ इज करेक्ट, ऑप्शन अद्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो, फर्स्ट ऑप्शन विज्ञ और सेकंड ऑप्शन अज्ञ और इसका ऑप्शन सा है साक्षर और ऑप्शन दा है सरबत। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सरबत, ऑप्शन दा इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आप देखिए इसमें लिखा, आज मेरा बड़ा भाई आ गया। सेकंड है, राधा ने पत्र लिखी, पत्र पढ़ी। थर्ड है, मेरे को फल ले आओ। उपयुक्त कथन सही है। तो इसका उत्तर देखिए कैसे करना है। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, यह वाक्य पहले से ही शुद्ध है। राधा ने पत्र पढ़ी, इसमें क्रिया के साथ वचन का तालमेल बिठाना होगा। शुद्ध वाक्य होगा राधा ने पत्र पढ़ा, राधा ने पत्र पढ़ा। अगला है, मेरे को फल ले आओ, मेरे को फल ले आओ। इसको इसमें को के स्थान पर के लिए का प्रयोग होगा। शुद्ध वाक्य क्या होगा? शुद्ध वाक्य होगा मेरे लिए फल ले आओ। उपयुक्त कथन सही है, यह वाक्य भी पहले से ही शुद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्रृंगार रस अथवा शांति रस का लक्षण और एक उदाहरण दीजिए। शांत रस लक्षण इसका, शांत रस में वैराग, निर्वेद और ज्ञान की प्राप्ति का वर्णन होता है। इसमें संसार के मोह माया से ऊपर उठकर शांति की प्राप्ति का भाव होता है। उदाहरण इसका, मन रे तन कागज का पुतला, लगो बोध बिन से जाए, छिन में गर्भ करें क्यों इतना। ये हो गया। अगला देखते हैं, अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण और एक उदाहरण दीजिए। अनुप्रास अलंकार लक्षण इसका है, अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण या वर्ण समूह का बार बार आना होता है, जैसे बन बन, झन झन, धन सुन, मधुर मन मोहन। ये हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। अगला देखते हैं, दोहा छंद अथवा चौपाई छंद का लक्षण उदाहरण दीजिए। चौपाई छंद लक्षण है, चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण इसका हो गया, रामचरितमानस यह कहानी सुनो भाई सब साधुजन, कम काल ना काल करो निंदा, सब जग में राम ही राजा। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए अथवा अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे, सेवा में श्रीमान नगर निगम अधिकारी, नगर निगम कार्यालय वाराणसी। विषय है हमारे मोहल्ले की नालियों की सफाई हेतु अनुरोध। महोदय, सेवा में सविनय निवेदन है, मैं वाराणसी का निवासी हूँ। हमारे मोहल्ले में पिछले कुछ समय से नालियों की सफाई नहीं होने के कारण गंदगी फैली रही है और बदबू आ रही है। इससे हमारे क्षेत्र में मच्छरों का प्रजनन हो रहा है और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। आगे लिखेंगे, नालियों में गंदा पानी जमा होने से हमारे घरों में भी पानी घुसने की समस्या हो रही है। इससे हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी परेशानी हो रही है। अतः मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप हमारे मोहल्ले की नालियों की सफाई का कार्य शीघ्र करवाने का कष्ट करें। आपकी शीघ्र कार्रवाई के लिए मैं आभारी रहूँगा या रहूँगी। धन्यवाद यहाँ लिख देंगे, यहाँ दिनांक लिख देंगे और यहाँ भवदीय में आबासा नगर वाराणसी, यहाँ नाम नहीं लिखना अपना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। पहला इसमें राष्ट्रीय एकता, वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता, बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या, गा इसका मेरा प्रिय साहित्यकार और घा इसका कृषक जीवन की त्रासदी और अंगा इसका पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। चलिए इसमें देखते हैं, राष्ट्रीय एकता, वर्तमान समय की अनिवार्यता, आवश्यकता। इसमें हम देखते हैं, इसका समझिए प्रस्तावना हो जाएगा। चलिए देखते हैं,
राष्ट्रीय एकता किसी भी देश के विकास और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी शक्ति है जो देश को एक सूत्र में बांधती है और उसे मजबूत बनाती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में राष्ट्रीय एकता का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों? विकास। एकजुट समाज ही तेजी से विकास कर सकता है। आपसी मतभेद और विवाद विकास के मार्ग में बाधक होते हैं। अगला हेडिंग है सुरक्षा। एकजुट देश बाहरी आक्रमणों का डटकर मुकाबला कर सकता है। एकता की कमी देश को कमजोर बनाती है। अगला सामाजिक सद्भाव। सद्भाव। राष्ट्रीय एकता सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देती है। इससे समाज में शांति और अमन रहता है। अगला हेडिंग है आर्थिक विकास। एकजुट देश आर्थिक रूप से मजबूत होता है। निवेशक एक स्थिर और एकजुट देश में निवेश करने से को अधिक प्राथमिकता देते हैं। अगला है देश की छवि। एकजुट देश दुनिया में एक सम्मानित स्थान रखता है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय एकता की चुनौतियां। पहला है इसमें जातिवाद। जातिवाद एक बड़ी समस्या है जो राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती है। धार्मिक कट्टरता। धार्मिक कट्टरता भी राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ा खतरा है। क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद के कारण देश में अलगाववादी भावनाएं पैदा होती हैं। अगला भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार लोगों में अविश्वास पैदा करती है और राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है। अगला है सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता से लोगों में असंतोष पैदा होता है और राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के उपाय। पहला है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा की जा सकती है। सेकंड है सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न समुदायों के लोगों को एक साथ लाया जा सकता है। संचार माध्यम। संचार माध्यमों का उपयोग राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। अगला है राजनीतिक इच्छा शक्ति। राजनेताओं को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए कदम उठाने चाहिए। अगला समाज सेवा। समाज सेवा के माध्यम से लोग एक दूसरे के करीब आते हैं और राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा होती है। इसका जो निष्कर्ष है, राष्ट्रीय एकता एक ऐसी मूल्यवान संपत्ति है जिसे हम हर हाल में बचा कर रखना चाहिए। हमें अपने देश की विविधता को अपनी ताकत बनाना चाहिए। हमें सभी धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाने के प्रयास करना चाहिए। ये हो गया आपका आज का जो सेट था हिंदी का, और मैंने आपको बखूबी बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे से आपको बता दिया। तो आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और आप मेरे द्वारा बताए गए 5 सेट अगर देख लेते हैं तो आप पक्का है 100 में 100 नंबर हिंदी में आप पा जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।